हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैंने इस टॉपिक को जितने भी फेमस मनी बुक्स है, जैसा कि रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच, इससे मैंने चुना है। ये हर पुस्तक में, हर किताब में, हर बुक में कुछ चीजें कॉमन रिपीटेडली बताई गई है और इन पॉइंट्स को हम नोट करके हमारी लाइफ में अगर हम फॉलो करेंगे, एक तो हम मनी की कमी नहीं होगी, जिससे हमारे स्ट्रेस कम होगा और हम एक हैप्पी लाइफ लीड कर सके। क्या आप जानना चाहोगे वो क्या पॉइंट्स है? तो शुरू करता हूं। नंबर 1, ऑलवेज योर स्पेंडिंग मस्ट बी लेस देन योर अर्निंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका खर्चा हमेशा आपकी आमदनी से कम होना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग उससे ज्यादा करते हैं। मैंने बचपन में कई बार ये सुना है, कहावत कहो या कुछ भी कहो, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये करने से हम रिच बनने से पीछे हो जाते हैं, कभी रिच नहीं बन सकते। पैसे के लिए हमेशा हमारे लिए चिंता होती है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये इसलिए करते हैं कि आजकल 0% EMI पे कई चीजें मिलने लगी है। हर चीज 0% डाउन पेमेंट EMI फैसिलिटी से लोग उठा लेते हैं। दूसरा, क्रेडिट कार्ड यूज कर खर्चा कर देते हैं। तीसरा, पर्सनल लोन्स यूज कर खर्चा करते हैं। कुछ लोग फ्रेंड्स रिलेटिव से भी मांग कर सैलरी आने से पहले खर्चा कर देते हैं, यानी उनकी आमदनी कम होती है, खर्चा ज्यादा। 50,000 इनकम है, लाख रुपए का आईफोन लेते हैं। तो इसलिए रिच लोग इस पॉइंट को समझते हैं, इस बात को समझते हैं कि आमदनी से कम खर्चा होना चाहिए। वो किसी चीज को लेने के लिए सोचते हैं, अगर वो डिजर्व नहीं करते तो वो करते क्या है, पहले मनी को सेव कर, फिर मनी को सेव कर मनी को इन्वेस्ट करते, उसके बाद से जो पैसा आता है उससे वो चीजें खरीदते, इससे वो रिच बनते जाते। तो पहली पॉइंट हमेशा याद रखनी होगी, आपका खर्चा आपकी आमदनी से कम होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लान और प्रिपेयर योर बजट। हमेशा आपकी आमदनी या सैलरी आने से पहले एक बजट प्रिपेयर करना होगा, एक बजट प्लान करना होगा। इसका सिंपल रूल है 50-30-20, यानी 50% आपकी आमदनी नीड्स के लिए, 30% वांट के लिए। आपके बच्चों को भी ये एक चीज ये समझाइए, नीड और वांट में क्या फर्क होता है। नीड यानी आपको फोन की जरूरत है, लेकिन अगर फोन में आप आईफोन लेते हैं तो वो वांट में आ जाता है। सेम उसी तरह कार, हो सकता है आप कार की नीड है आपको, लेकिन कार में अगर आप मर्सिडीज लेना चाहते हैं, BMW लेना चाहते हैं, तो फिर ये वांट हो जाता है। तो नीड और वांट का फर्क आप हमको समझना होगा। तो 50% हमारे नीड्स के लिए, रोटी कपड़ा मकान, 30% वांट के लिए और 20% सेविंग्स। और ये सेविंग भी ऐसी होनी चाहिए कि इनकम जैसे ही आते पहले सेविंग्स के लिए निकालना होगा। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, ऐसा आपके पास एक रूल होना चाहिए। तभी आपके लिए पैसे की तंगी, पैसे की कमी कभी नहीं होगी। तो तीसरा पॉइंट, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के पावर को समझना होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ, मैं अगर आपसे कहूँ कहीं आपको नौकरी के लिए बहुत अच्छी जगह पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, वहां पर 2 ऑप्शन दिए गए आप, यानी मंथली सैलरी 1 करोड़, या नहीं फिर वो ऐसा इस तरीके से देगा आपको, पहला दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरा दिन 4 रुपये, चौथा दिन 8 रुपये, यानी हर रोज डबल। तो आप 1 करोड़ को चूज करोगे या फिर इस दूसरा ऑप्शन को चूज करोगे, एवरी डे डबल। कई लोग 1 करोड़ को बहुत बड़ा अमाउंट समझते हैं और चूज वही कर लेते हैं 1 करोड़ पर मंथ। लेकिन अगर आप 1 करोड़ पर मंथ चूज करें तो कितना लॉस होगा आपको पता है? आपको
कभी आपने सोचा है कि आज 1 रुपी, कल 2 रुपीज, परसों 4 रुपीज, फिर नेक्स्ट डे 8 रुपीज, कितना होता है 1 मंथ 30 डेज में? 54 करोड़ होता है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और यहाँ पर और एक बात समझनी होगी, आप जब यंग एज में जब जॉब करने या बिजनेस करने लगते हैं तो जितना अर्ली आप सेव करेंगे उतना कंपाउंडिंग आपके लिए काम करता है। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहिए, कहीं में अच्छी कंपनी लीजिए। अगर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, लंबे समय तक आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बहुत पैसा बनेगा। लेकिन अक्सर होता क्या है, नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली। कोई भी स्लोली रिच नहीं बनना चाहता है, वहीं आकर मार खा जाते हैं। वो शेयर मार्केट में भी आते हैं तो रातें रात अमीर बनना चाहते हैं और कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है। तो अर्ली सेविंग स्टार्ट करिए, लंबे समय तक आप सेव करिए, इन्वेस्ट करते जाइए। जब आपके लिए कंपाउंडिंग कैसे काम करती देखिए। अब आता है चौथा पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस समझना होगा। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। अक्सर लोग जिसे एसेट समझते हैं वो उनकी लायबिलिटी हो। एसेट और लायबिलिटी में मेन डिफरेंस ये है कि एसेट वो चीज है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, कुछ कमाकर पॉकेट में आपके डालती है, वो एसेट होगा। लायबिलिटी आपके पॉकेट से जब पैसा बाहर निकालती है वो लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक कार आपने ली। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जो कार आप बाई की, क्या वो एसेट है या लायबिलिटी है? कार अगर आप पर्सनल यूज के लिए बाई करते हो तो वो आपकी एसेट नहीं होती, वो आपकी लायबिलिटी। इसलिए क्योंकि जैसा ही शोरूम से कार उतर जाती है तो उसका प्राइस कम हो जाता है, फिर आप यूज करना लगते हैं, पेट्रोल का खर्च, मेंटेनेंस का खर्च, यानी वो कार आपके पॉकेट से पैसे निकाल रही है, तो वो आपका एसेट नहीं है, लायबिलिटी। लेकिन उसी कार को आप अगर उबर ओला में यूज करते हैं, वो कार कुछ कमाकर आपको देती है, तो जब वो आपका एसेट बन जाएगा। सेम इसी तरह घर का भी है। आप अगर रहते हो घर में, उससे कोई इनकम नहीं है, उल्टा आप मेंटेनेंस करते हुए रह रहे, टैक्स बन रहे, तो वो आपका एसेट नहीं होता। कोई एक अलग घर, एक घर के बाद दूसरा घर लिए, वहां से रेंट्स आ रहे, तो वो आपका एसेट। तो ये चीज का डिफरेंस आपको समझना होगा, एसेट्स और लायबिलिटी। रिच लोग इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं, एसेट क्या है, लायबिलिटी। इसलिए वो क्या करते हैं, मल्टीपल एसेट्स बनाते हैं और उससे मल्टीपल इनकम जनरेट करते हैं।